हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सॉट एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो बच्चों, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन पार्ट 1। आज हम लोग करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन पार्ट 2। ओके, सो बच्चों, पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया था? पार्ट 1 में हमने कवर किया था व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है सेल की। सो डेफिनेशन क्या थी सेल की कि दैट सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमने पढ़ा था दैट इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी यूनिट होती है। और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी। एंड नेक्स्ट चीज हमने क्या किया था, हमने उसके नेचर के बारे में जाना था कि यानी उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वहां से हमने क्या कंक्लूड किया था दैट द नंबर ऑफ सेल्स वराइज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड द शेप and the size of the cell is also not same, it varies. Okay, example हमने क्या लिया था? ह्यूमन बॉडी का, जो किससे मिलकर बनी हुई थी? ट्रिलियन ऑफ सेल्स। और क्या कवर किया था बच्चों हम लोगों ने? हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल में हमने क्या कवर किया था? आपका सेल वॉल, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपका साइटोप्लाज्म। आपका साइटोप्लाज्म क्या था? जिसके अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही थी। सो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइटोप्लाज्म से आगे। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेज के बारे में। सो व्हाट इज सेल ऑर्गेनेज? देखो बच्चों, ये क्या था हमारा? ये हमारा एक सेल था जिसकी आउटर लेयर आपकी क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन बिटवीन जो जेली लाइक सब्सटेंस था वो क्या था? आपका साइटोप्लाज्म। और सेंटर में क्या था? आपका न्यूक्लियस, है ना। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। देखो, ये क्या आपका? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब क्या है? आपकी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया? इनको हमने नाम दे दिया आपकी सेल ऑर्गेनेज का। सो व्हाट इज सेल ऑर्गेनेज? स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेज। यानी कि आपके जो स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल के अंदर, उनको हमने क्या नाम दे दिया? आपकी सेल ऑर्गेनेज का। अब ये कैसे हो सकते हैं? दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अब व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बाउंड? अब बच्चों, हमारे पास दो टाइप, मतलब मेम्ब्रेन मैंने क्या बोला था? आपकी आउटर लेयर होती है, यानी आपकी सेल मेम्ब्रेन, यानी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं आपकी। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, है ना बच्चों। अब और एक मेम्ब्रेन कौन सी होती है हमारी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या फिर आपका न्यूक्लियर एनवलप। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, सेल ऑर्गेनेज हमने क्या बताया? स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लो करते हुए मिलेंगे, है ना। अब क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं या तो ये इन मेम्ब्रेन से जुड़े हुए, यानी कि प्लाज्मा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तो हम उनको क्या बोल देंगे? मेम्ब्रेन बाउंड। अगर वो फ्री स्टेट में या फिर आपकी प्लाज्मा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट की से नहीं होंगे, तो वो क्या बोल देंगे हम उनको? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज। क्लियर हुआ? अब क्या होता है, जो ये आपकी सेल ऑर्गेनेज होती है, इनका शेप या स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं दैट different organelles have different type of structure and function. हर किसी सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन से सेम नहीं होता, they are different. आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला चीज हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियर के चारों ओर पाई जाती है, आपके न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाएगी, इसको हम क्या बोल देंगे? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। अब इसके
पास में आप ये नेटवर्क देख रहे हो, इस नेटवर्क को हमने क्या नाम दिया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। अब ये पाया किस में जाता है, ये पाया जाता है आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, है ना, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली? सिंगल यानी सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, एंड मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कैसा है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। तो हमने क्या बोला, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, वाइड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस कैनाल्स। मेम्ब्रेनियस कैनाल्स का एक वाइड नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क। क्लियर। जिसके अंदर क्या होता है, आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब देखो, अब जो ये नेटवर्क है, इनको ये जिगजैग के ऐसे पाउचेस में जो ये प्रेजेंट है, इसको हमने क्या नाम दे दिया आपका, क्रिस्टीनिया, है ना। अब इसके बीच के स्पेस को क्रिस्टीनियल स्पेस। अब देखो, ये दो टाइप का होता है। कौन से टाइप का? एक तो हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। दो टाइप्स के आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं आपके शरीर के अंदर। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है दैट इट इज द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द सेल। देखो, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो ये क्या काम करता है और कैसा नेटवर्क है, मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है, वाइड नेटवर्क है। तो क्या होगा, कोई भी मटेरियल का आपका ट्रांसपोर्ट होना होगा या फिर उसको अंदर या बाहर ले जाना होगा, तो किसके थ्रू होगा, इसी मेम्ब्रेनियस कैनाल के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका फ्लूइड प्रेजेंट है। सो इजीली उसको एक मीडियम मिल जाएगा फ्लो करने। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है आपका, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने क्या नाम, स्पेशलाइज टिनी स्ट्रक्चर्स, जिनको हमने क्या नाम दिया आपका, राइबोसोम का। क्या है आपके ये टिनी राउंड स्ट्रक्चर्स। क्लियर। अब ये भी क्या होती है, आपकी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनका काम क्या होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, उनको हमने नाम क्या दे दिया आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पे नहीं है उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो जाएगा, अब उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट। अब मैंने क्या बताया, राइबोसोम किस चीज में यूज होते हैं, आपके प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। सो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। आपकी प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा। प्रोटीन क्या काम करता है, आपकी बॉडी को फॉर्म करने का। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चीज आपका ये क्या हो गया, इन्वॉल्व इन प्रोटीन मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, आपकी स्टोरेज ऑर्गेनेली, यानी स्टोरेज में हेल्प करता है। एक चीज और, इट हेल्प्स इन लिपिड मैन्युफैक्चर। एंड प्लस detoxification of cell। ये दोनों काम कहाँ होते हैं, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। व्हाट डू यू मीन बाय डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन बच्चों क्या होता है, जब आपकी बॉडी में टॉक्सिक लेवल यानी कि पॉल्यूटेंट सब्सटेंसेस का लेवल बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, आपने सुना है ना, जब हमको बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। क्लियर। इसी तरीके से जो हमारे सेल के अंदर जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, उनका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर बच्चों। अब हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्मूथ क्या मतलब, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और कितने टाइप का होता है। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज राइबोसोम। अभी मैंने आपको बताया कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड टिनी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एसोसिएशन विद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंड ऑल्सो इन फ्री स्टेट। दोनों टाइप से प्रेजेंट हो सकता है, या तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ हो,
या फिर आपके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, ये क्या है आपका फ्री राइबोसोम और ये क्या है एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होता है नॉन मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनेल। अब मैंने मेम्ब्रेनियस बाउंड का आपको मतलब समझाया था, है ना। तो मतलब क्या हुआ, ये किसी भी या नहीं किसी भी मेम्ब्रेन, या तो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में से किसी के भी डायरेक्ट कंटेंट के अंदर नहीं है। इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये कैसी है नॉन मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनेली। एंड कहां पाया जाएगा आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। कितने टाइप का हो गया, एक तो फ्री स्टेट में पाया जाता है आपका, एक इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। अब इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है, इसके अंदर आपका 2/3 पोर्शन ऑफ आरएनए प्लस 1/3 पोर्शन ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है बच्चों व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और हम अगर अपनी नॉर्मल भाषा में तो बोले तो ये क्या है हमारे बच्चों, हमारे सेल का सुपर हीरो। सुपर हीरो क्यों, देखो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कि जिसको हमारी बॉडी यूज करेगी किसी भी काम को करने के लिए। क्लियर। अब वो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। अब ये होती कैसी है, ये कैसी होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी कि इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं आपकी, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। अब आउटर मेम्ब्रेन आप इस फिगर में देख सकते हो, ये पहली क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन एंड नेक्स्ट ये क्या है आपका, ये जो आपको ये जिगजैग में दिख रहा है ये क्या है इनर मेम्ब्रेन, है ना। अब इनर मेम्ब्रेन ऐसी क्यों प्रेजेंट है, ऐसा इसलिए प्रेजेंट है ताकि इससे क्या होगा जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है उसका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब क्या है जो ये फोल्ड्स है इनको हमने क्या नाम दिया आपका ट्रिस्टिया का। ठीक है। अब जो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है प्लस इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं, डीएनए भी होते हैं और ये क्या करता है आपका एटीपी के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। और कहां पाया जाएगा, ये आपको पाया जाएगा आपके यूकैरियोटिक सेल्स में। सो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सॉसेज शेप्ड ऑर्गेनेली, यानी इसका शेप सॉसेज की तरह होगा। क्लियर। एंड फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाया जाएगा एंड यूज्ड इन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल फॉर द सेल के लिए एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को ये प्रोड्यूस करेगा और इसको हम क्या बोल सकते हैं आपका पावर हाउस ऑफ द सेल्स बिकॉज इट प्रोड्यूस एटीपी विच इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट चीज बच्चों व्हाट इज गोल्गी अपरेटिस। ठीक है, गोल्गी अपरेटिस क्या होता है, ये क्या होती है मेम्ब्रेन बाउंड। क्या मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यानी कि आपके मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में प्रेजेंट होती है। कि क्या है अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस कॉल्ड क्रिस्टीनिया, मतलब कि a series of flattened stacked pouches called क्रिस्टीनिया। ये देखो आप देख सकते हो ये किस टाइप से प्रेजेंट है, इस टाइप से प्रेजेंट है ना। इस टाइप से फोल्ड की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कैसी होगी फ्लैटेंड पाउचेस है स्टैक्ड, ये क्या आपका एक स्टैक्ड ये पाउच है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ये ऐसे अरेंज है। ठीक है, तो इनका नाम हमने क्या दे दिया सिस्टर्निए। क्लियर। अब ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, यानी इसका फंक्शन क्या होता है, ये बच्चों आपका ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफाइंग एंड
एंड पैकेजिंग, तीनों चीजों करता है आपकी प्रोटीन एंड लिपिड्स की। क्या क्या करता है ये? सो बच्चों ये करता है आपका ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाई एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू द टारगेट डेस्टिनेशन। क्या नाम हो गया इसका बच्चों? ये क्या करेगा? आपका ट्रांसपोर्ट भी करेगा। किस किस को करेगा? आपके लिपिड और प्रोटीन्स को, उनको मॉडिफाई भी करेगा, उनमें मतलब जो भी कमियां होंगी उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, और क्या करेगा? उनको पैकेजिंग, उनको सही तरीके से पैक करेगा उन प्रोटीन्स का या लिपिड्स का। आपको काम समझ में आया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट चीज आपकी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज फिनिश हो गई है बच्चों। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। सो व्हाट इज न्यूक्लियस? सो बच्चों न्यूक्लियस क्या होता है? ये क्या होता है? आपका कंट्रोल सेंटर, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी काम होंगे वो कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये हाथ उठाना है या फिर मुझे मूव करना है या फिर मैं ये हैंड मूवमेंट कर रही हूँ, ये इस चीज का सिग्नल मुझे कौन दे रहा है? इस चीज का सिग्नल दे रहा है मुझे मेरा ब्रेन। लाइकवाइज मेरे को कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरा ब्रेन। इसी तरीके से सेल के अंदर जो भी काम होगा, पर मतलब कोई भी काम होगा, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन, आपका जो भी सेल के अंदर काम होगा या बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, वो उसका कंट्रोल किसके पास होगा? उसका कंट्रोल आपके न्यूक्लियस के पास होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके लिविंग सेल्स का, और डिस्कवर किया था इसको रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। क्लियर? अब जनरली तो ये हमारा प्रेजेंट होता है सेंटर में और स्फेरिकल इन शेप होता है। क्लियर? बट कई बार क्या होता है, आपके जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब जो वैक्यूल होता है वो काफी बड़ा होता है, इतना जब सेल्स मैच्योर होते जाएंगे तो वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि आपके न्यूक्लियस को साइड में थोड़ा सा धक्का दे देता है। ठीक, अब हमें पता चला सेल क्या है? कंट्रोल सेंटर है हमारे सेल का। और क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। जनरली कैसा है? स्पेरिकल इन शेप, और कहाँ लोकेटेड है? सेंटर ऑफ सेल में, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट चीज, इसका रोल क्या है? इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस बच्चों? इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, उनकी ब्लू आइज, क्लियर। अब जो उनका सन है उसकी भी कैसी है? आपकी ब्लू आइज। क्लियर? यानी दोनों की आंखें नीली हैं। अब उनकी आंखें नीली क्यों? एक नीले कलर का मतलब एक जीन होगा उनके पास, या फिर कोई करेक्टर है। क्लियर? एक करेक्टर है जो किससे रिस्पॉन्सिबल है? आपकी ब्लू आइज की वजह से। मतलब वो क्या करेगा? आपकी आइज का कलर ब्लू करेगा, है ना। तो वही जो करेक्टर है वो किस में ट्रांसमिट हो गया? आपके सन में। इस वजह से क्या हुआ? उसकी आंखें ब्लू हो गई। और भी हम एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपके फीचर्स आपके पेरेंट्स से इतने क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके कैरेक्टर्स आप में इनहेरिट होते हैं, या ना। तो वो भी न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसी इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट चीज, व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी? कोई भी आउटर लेयर। व्हाट इज मेम्ब्रेन? आउटर लेयर होती है ना बच्चों। जैसे हमने सेल की पढ़ी थी, सेल की बाउंड्री पढ़ी थी, इसी तरीके से हमारे न्यूक्लियस की भी एक बाउंड्री है जिसको हम क्या नाम दिया आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि उसकी आउटर कवरिंग। क्लियर? आप इस फिगर में, और ये कैसी होती है? ये डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है ना। मतलब कि आपका फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा दूंगी जो एक इसको अंदर से कवर करेगी, एक दोबारा से एक मेम्ब्रेन चढ़ाऊंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका? दिस इज योर न्यूक्लियस। ये क्या होगी? इसकी पहली मेम्ब्रेन जिसके ऊपर आ गया, ठीक है।
अब ये क्या हो जाएगी, इसकी दूसरी मेम्ब्रेन, यानी दो मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियर एनवोलप, न्यूक्लियर एनवोलप, ठीक है, यानी कि एक ऐसा एनवोलप जिसने आपके न्यूक्लियस को चारों ओर से कवर किया। क्लियर। अब ये होती किस टाइप की, ये देखो, ये क्या है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। अब इसके ऊपर क्या है आपके न्यूक्लियर पोर्स। व्हाट इज न्यूक्लियर पोर्स, ये क्या होते हैं, ये पोर्स कैसे होते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे किसी भी चीज का आपके न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर। क्लियर। अब क्या है, देखो पढ़ते हैं। सो व्हाट इज न्यूक्लियस, nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane, यानी कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म और आपके न्यूक्लियस को अलग कर रही है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, उस मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है, पोरस। पोरस मीन्स आपकी जालीदार, यानी कि उससे कोई भी चीज अंदर या बाहर आ सकती है। ठीक है। अब किस टाइप का मूवमेंट इसमें अलाउड होता है, अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज हमारे न्यूक्लियस के अंदर जा भी सकती है और न्यूक्लियस से कोई भी चीज हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर आ भी सकती है। क्लियर। सो बच्चों, नेक्स्ट थिंग, कुछ टर्म्स है न्यूक्लियस से रिलेटेड, हम उन्हें कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया, जैसे आपका सेल था, ठीक है, ये क्या था आपका सेल, है ना, और इसके अंदर क्या था आपका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या था आपका सेल, साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी थी सेल ऑर्गेनेल्स, वेरियस काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, एंड बिटवीन में क्या था आपका न्यूक्लियस, है ना। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या थी, न्यूक्लियर एनवलप या फिर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट चीज, अब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें, एक छोटा सा सेंट्रल मास प्रेजेंट होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, आपके न्यूक्लियोलस। इस सेंट्रल मास को हमने किसका नाम दिया, आपके न्यूक्लियोलस। ठीक है। सो व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस using microscope of higher magnification, smaller spherical bodies observed in the center of nucleus called nucleolus, and it helps in production of ribosome, यानी कि ये किस चीज में मदद करता है, आपके प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम क्या थी, आपके किस चीज में हेल्प कर रही थी, आपकी प्रोटीन मैन्युफैक्चर में। और प्रोटीन किस चीज में हेल्प करती है, आपकी बॉडी को फॉर्म करने। क्लियर। सो व्हाट इज न्यूक्लियोलस, इट इज द सेंटर मास located inside our nucleus. नेक्स्ट चीज आती है व्हाट इज क्रोमोसोम, है ना, एंड जी। क्रोमोसोम क्या है, देखो इस फिगर में समझते हैं। ये जो आपको एक्स शेप चीज दिख रही है, ये क्या है आपका, दिस इज योर क्रोमोसोम। व्हाट इज क्रोमोसोम, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है आपका। क्लियर। और सेंटर में क्या होता है, इसके सेंट्रियो। ठीक है। ये क्या है आपका क्रोमोसोम, एक्स लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। अब ये बना किस चीज का होता है, ये एक सिंगल डीएनए प्लस प्रोटीन्स। ठीक। ये क्या है आपका क्रोमोसोम। क्लियर। कितने होते हैं, ये होते हैं 23 पेयर्स, यानी कि 46 हम ह्यूमंस के अंदर, जिसमें से आपके 2 होते हैं 6 क्रोमोसोम्स। यानी कि बच्चों 6 क्रोमोसोम जो डिसाइड करेंगे कि आपका मतलब जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है या बेबी होने वाला है वो कैसा, या आपका फीमेल होगा या मेल होगा।
क्लियर। अब क्या है देखो, अब इस जो ये क्रोमोसोम है इसको हमने खोलते गए, ये कॉइल्ड डीएनए, यानी इट्स लाइक अ सुपर कॉइल्ड डीएनए, ठीक है। यानी डीएनए क्या होता गया, कॉइल 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 कॉइल, इस तरीके से, इस टाइप का सुपर कॉइल, मतलब इसको सुपर कॉइल्ड डीएनए along with प्लस प्रोटीन्स, है ना, क्या है, सुपर कॉइल्ड डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए को हम खोलते जाते, ठीक है, तो ये खुलता गया डीएनए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला, क्लियर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा आपका, क्रोमैटिन, ठीक। अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे कुछ यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, वो क्या होंगी आपकी, जीन, क्लियर। देखो, व्हाट इज क्रोमोसोम, न्यूक्लियस से कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं न्यूक्लियस के पास, जिनको हमने क्या नाम दिया आपका, क्रोमोसोम का। किससे मिलके बनी होती है आपकी, प्रोटीन प्लस डीएनए, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल डीएनए, ठीक है। अब क्या होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं आपके जीन्स, वो क्या होती है, हेल्प्स इन इनहेरिटेंस। अब मैंने इनहेरिटेंस आपको बताया था कि दैट व्हाट इज इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, क्लियर। अब आपके क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, आपकी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वो क्या है आपकी, जीन, क्लियर। अब जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये ओनली एंड ओनली आपको सेल डिवीजन के टाइम पे देखने को मिलेंगे, यानी कि जब आपका सेल डिवाइड होगा इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई by the process of meiosis, clear, not mitosis. What is gene, okay, unit of inheritance in living organism, भी मैंने बताया, क्लियर। ये हेल्प किस चीज में करेगी, ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू और इट्स ऑफस्प्रिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ जीन, यानी कि आपके जो भी करेक्टर्स होंगे, आपके फेशियल करेक्टर्स या आपके स्पेशल करेक्टर्स, जैसे कि आपके हेयर का कलर ब्राउन क्यों है, आपकी आईज का कलर ब्राउन या ब्लैक क्यों है, ये सब क्या ऑन डिपेंड करेगा आपके जीन के ऊपर, ठीक है। आपको जिस तरीके के जीन्स आपके पेरेंट्स से मिलेंगे उसी टाइप के आपके करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर बच्चों। अब हम पढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में। सो व्हाट इज वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल आपका इरेगुलर शेप्ड बबल, ठीक है, इसकी कोई शेप नहीं होती, ये आपके सेल्स के अंदर पाया जाता है, दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर, क्लियर। इसकी कोई शेप नहीं होती, है ना। और इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, आपकी स्टोरेज में हेल्प करेगा, या तो ये क्या करेगा, किसी भी टाइप की स्टोरेज हो सकती है, आपके फूड को स्टोरेज का काम करना कौन करेगा, आपका वैक्यूल, और वेस्ट के रिमूवल का काम क्या कौन करेगा, आपका वैक्यूल, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, देखो, जो ये वैक्यूल्स होते हैं ये आपके प्लांट सेल में लार्जर साइज के होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉलर साइज के। और किस में हेल्प करते हैं बच्चों, ये हेल्प करते हैं आपकी स्टोरेज ऑफ वेस्ट एंड फूड, यानी किसी टाइप की भी स्टोरेज होगी वो किसके अंदर होगी, आपके वैक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट चीज आती है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बच्चों, प्लास्टिड क्या होते हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ टिनी स्ट्रक्चर्स, tiny colored structures found in the cytoplasm of plant cells, cytoplasm of plant cells, मतलब कि ओनली एंड ओनली आपके प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाएंगे, बस एनिमल सेल्स के अंदर आपका प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है बच्चों। और कहाँ पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, वेरियस कलर पिगमेंट्स, ठीक है, लाइक ऑरेंज, रेड, ग्रीन, इवन कलरलेस, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अब इन पिगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पिगमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन, यानी ग्रीन के अलावा जितने भी प्लास्टिड्स पाए जाएंगे आपके प्लांट सेल के अंदर वो क्या होंगे, आपके क्रोमोप्लास्ट। एंड ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होंगे,
आपके फ्लावर या मतलब फ्लावर का क्या कलर है, फ्रूट का क्या कलर है, मतलब एक्स फॉर एग्जाम्पल आपका एप्पल रेड क्यों है, रेड इसलिए है क्योंकि उसके पास एक रेड पिगमेंट है, रेड प्लास्टिड है। क्लियर? आपके ये देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेप्स, ग्रेप्स का कलर ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास इस कलर का प्लास्टिड प्रेजेंट है। क्लियर? फ्लावर्स के कलर ऐसे क्यों है, क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रेजेंट है जिनके अंदर ये पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोल सकते हैं कि दैट व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका कलर ऑफ द फ्लावर एंड योर फ्रूट्स। नेक्स्ट चीज बच्चों, नेक्स्ट प्लास्टिड आपकी आती है ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट, ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं इन नेचर, मतलब कि इनके पास कोई कलर नहीं होता, और ये सिंपली किस चीज में हेल्प करते हैं, आपकी स्टोरेज, यानी किसी भी चीज की स्टोरेज करेंगे और कोई भी इनके पास कलर पिगमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? ये क्या है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड क्या है आपका, स्पेसिफिकली आपका क्लोरोप्लास्ट। इसके पास क्या होता है, कलर्ड पिगमेंट जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल, जो किसमें हेल्प करता है, आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लियर? ये कैसा प्रोसेस है जिससे अपने जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, किसकी वजह से बनाते हैं, क्लोरोफिल की वजह से, उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से। अब क्यों बना पाते हैं, क्या होता है ना, जो हमारा सेल है उसको, प्लांट सेल है उसको खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, और वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करेगा, आपका क्लोरोफिल। उस सनलाइट को ट्रैप करेगा, फिर क्या होगा, आपका प्लांट इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर उसको मिलता है, तो क्या करता है, इनको कंबाइन करके वो अपना फूड बनाता है और एक्सहेल आउट करता है आपके ऑक्सीजन को। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, आपका फोटोसिंथेसिस के। अब ये हमें पता है कि प्लांट्स ही इकलौते ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका किचन ऑफ द सेल, यानी कि यहाँ पे क्या बनता है, आपका खाना बनता है, यानी कि आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, देखो ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है इसके पास, डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर। क्लियर? अब उस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं आपके थैलेकॉइड्स। ये जो थैलेकॉइड्स हैं इनके अंदर क्या होती है, आपकी रिएक्शंस होती हैं। अब ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से अरेंज। ठीक है, इनको, इस अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दिया, एक ग्रेनम का। क्लियर? अब ये जो इसका ये अंदर का मैट्रिक्स है इसको हमने क्या बोल दिया, आपका स्ट्रोमा। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज नोन एज। सो बच्चों ने पढ़ा था व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। आपके ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। क्या था बच्चों, यू हैव 20 seconds, प्लीज आंसर। So what is it is mitochondria, ribosome, nucleus, plastid. So nucleus is the control center of the cell. ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, हम कंपेयर करने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो प्लांट सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप एंड जनरली लार्जर इन साइज इन कंपैरिजन टू द प्लांट सेल, यानी कि स्क्वायर शेप के होते हैं और जनरली लार्जर साइज के होते हैं प्लांट्स एनिमल सेल से। और एनिमल सेल कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके, राउंड इन शेप प्लस आपका स्मॉलर। ठीक है, दो चीज हमने जानी। अब देखो यहां देखते हैं क्या क्या है, ये क्या आपका वैक्यूल, ये क्या आपकी सेल वॉल। सेल वॉल हमारे एनिमल सेल्स के ऊपर नहीं होती। क्लियर? अब कुछ कॉमन आपकी सेल ऑर्गेनीज होती है जो दोनों के पास होती हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडीज, आपका
साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये ना सबके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या बोला हमने कि जो प्लांट सेल है कैसा है, साइज में बड़ा और स्क्वायर इन शेप। एनिमल सेल स्फेरिकल और साइज में छोटा। अब जो हमारे प्लांट सेल होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, वो कवर्ड होते हैं आपकी सेल वॉल से। एंड एनिमल सेल्स के पास ये सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए जो आपके प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है, सेल। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड्स, अभी हमने पढ़ा था, स्पेशल पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ओनली एंड ओनली प्लांट में। एंड एनिमल्स के पास आपके प्लास्टिड्स नहीं होंगे। ठीक है, अब जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल बहुत बड़ा हो जाता है, मैच्योर होते 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 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। एंड उस कारण क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है वो सेंटर से साइड में शिफ्ट हो जाता है। बट जो आपके एनिमल सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होते हैं। अब प्लांट सेल्स के अंदर आपका सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो आपके सेल डिवीजन के दौरान पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज प्रोकैरियोट एंड व्हाट इज यूकैरियोट। क्लियर? सो बच्चों, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रो प्लस pro means primitive, यानी कि सबसे पहले पाए जाने वाले जो सेल्स थे, यानी बहुत पुराने टाइम पे जो सेल्स आपके पाए जाते हैं उन वो कैसे होते थे, प्रोकैरियोट। क्लियर? इनके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस था। एंड यूकैरियोट यानी ट्रू कैरियोट। यानी जो आजकल के टाइम पे पाए जाते हैं वो सारे क्या है, हमारे यूकैरियोट्स। क्लियर? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कैसे थे, मतलब कि ये बहुत टाइम पहले पाए जाते थे, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी। यानी कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल था ना वो यूं ही स्कैटर्ड था सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये क्या है आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? इसमें क्या है, देखो आपके आउटर सेल वॉल है। क्लियर? एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी सारी चीजें ओपनली हुई घूम रही है। ठीक है, यानी कि आपके इसके अंदर कोई एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। आपके यूकैरियोटिक सेल्स यानी जो आजकल के जो सेल होते हैं, है ना, इनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो ये आपके प्रिमिटिव टाइप या प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर आपको क्या पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए। और यूकैरियोट्स के अंदर आपका लीनियर डीएनए, जो यानी डीएनए यानी कि आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होगा वो ऐसा स्ट्रेट पाया जाएगा। क्लियर? एंड आपका जो ये प्रोकैरियोट है इसके अंदर कैसा पाया जाएगा बच्चों, इसके अंदर कुछ इस टाइप से पाया जाएगा, इन द फॉर्म सर्कुलर फॉर्म। क्लियर? So what is the difference between prokaryotes and eukaryotes? प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, सिंपली आपके साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा होता है। एंड यूकैरियोट्स सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब इसके हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स जो क्या होती है हमारे यूकैरियोट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। डीएनए कंटेंट आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत कम होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत ज्यादा रैपिडली यानी बहुत जल्दी जल्दी होता है एंड आपका यूकैरियोट्स के अंदर बहुत कम होता है। अब प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट्स का एग्जांपल आपके हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, यानी आज के जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन से हैं आपके यूकैरियोट्स। और जो मतलब सबसे पहले जो हमारे सेल्स इवॉल्व हुए थे उनको हमने क्या नाम दिया था आपके प्रोकैरियोट्स, और उनसे डेवलप होते होते हमारे यूकैरियोट सेल्स फॉर्म हुए। Okay, बच्चों, you have to attempt this question. So, which among the following is not an example of eukaryotic organism? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक नहीं है। अभी हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से थे। सो बताओ, मंकी, ह्यूमन, आपका मैंगो ट्री, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं। सो बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका प्रोकैरियोट। इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट। सो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेक्शन। आई होप इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड वेरी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो फॉर यू। थैंक यू।